फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी दर्द से मोहब्बत तक का सफ़र भाग 19। साथ ही अगर कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल ढेर सारी कहानियाँ को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। देव काव्या को अपने दिल की बात बता चुका था और अब उसको बस काव्या के जवाब का इंतजार था। दोनों के बीच सिर्फ खामोशी थी। देव का दिल ये सोचकर जोरों से धड़क रहा था कि पता नहीं काव्या उसके प्यार को अपनाएगी भी या नहीं। काव्या की भी पलकें भीगी हुई थी। वो कुछ कहती नहीं है, बस अपना हाथ आगे करके हाँ में सिर हिला देती है। देव तो खुशी से पागल हो जाता है। वो काव्या को रिंग पहना देता है और काव्या को गले लगा लेता है। देव की आंखें भी नम हो जाती हैं। वो काव्या के माथे को चूमते हुए कहता है, थैंक यू काव्या, तुमने मुझे आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। मैं तुमको बता नहीं सकता कि मैं आज कितना खुश हूँ। थैंक यू काव्या, थैंक यू सो मच। इतना कहकर देव काव्या को फिर अपनी बाहों में भर लेता है। काव्या देव की बाहों में खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी। आज का ये एहसास कुछ अलग ही था। पर फिर उसकी नज़र देव के हाथ पर लगी चोट पर पड़ती है, जो कोट की आस्तीन ऊपर उठने की वजह से काव्या को दिख जाती है। वो देव से झटके में दूर होते हुए कहती है, नहीं, मैं आपके पास नहीं आ सकती। मेरी वजह से आपको कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ये गलत है, काव्या अपने आप ही बड़बड़ाते हुए कहती है। देव काव्या को समझाने की कोशिश करता है, पर वो तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। काव्या की आंखों से तो बस आंसू गिर रहे थे। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब काव्या देव की बात नहीं सुनती, तो देव काव्या को अपने बिल्कुल करीब खींच लेता है। इतना करीब कि दोनों को एक दूसरे की सांसें तक महसूस हो रही थी। देव को अपने इतना करीब पाकर काव्या का दिल इतनी जोरों से धड़क रहा था कि अपने दिल की आवाज काव्या को अपने कानों से सुनाई दे रही थी। देव काव्या के होठों पर अपनी उंगली रख देता है, बस काव्या, अब और नहीं। फिर देव काव्या के गाल छूते हुए कहता है, मुझसे इतना प्यार करती हो कि मेरी जिंदगी के लिए मुझसे ही दूर होने को तैयार हो गई। पर मेरी जिंदगी तो तुम हो काव्या। तुमको क्या लगता है तुमसे दूर रहकर मैं खुश रह पाऊंगा? नहीं काव्या, मैं तुम्हारे बिना अब नहीं जी सकता। फिर देव काव्या का हाथ अपने दिल पर रखते हुए कहता है, अब तो ये भी तुम्हारे बिन नहीं रह पाता। देखो, तुम्हारा एहसास होते ही कितना जोर से धड़कने लगा। और जब तक तुम मेरे साथ हो मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ, पर अगर तुम मुझसे दूर चली गई तो इस दुनिया से क्या, मैं अपने इस दिल से भी नहीं लड़ पाऊंगा। कैसे कहूँ इससे कि जिसने तुझे धड़कना सिखाया उसको भूल जा? बताओ ना काव्या, कैसे कहूँ? देव काव्या की आंखों में देखते हुए कहता है, पर अब देव की आंखें नम थी। इतना काव्या को खुद के आंसू तकलीफ नहीं देते हैं जितने कि आज उसे देव के आंसू तकलीफ दे रहे थे। वो देव के गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। देव भी उसको रोने से नहीं रोकता, क्योंकि वो भी यही चाहता था कि काव्या का आज सारा दर्द आज उसके आंसुओं के साथ बह जाए। वो काव्या के सिर को सहलाते हुए कहता है, बस काव्या बस, अभी जितना रोना है रो लो, पर अब तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू बर्दाश्त नहीं करूंगा, बल्कि तुमको आंसू देने वालों को ही तुम्हारी जिंदगी से निकालकर बाहर फेंक दूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। काव्या इस तरह अपने आप को देव की बाहों में देखकर शर्मा जाती है और नजरें नीची करते हुए देव से अलग हो जाती है। क्या हुआ, अब तो नहीं रोना ना? देव हंसते हुए कहता है और फिर काव्या को अपनी बाहों में खींच लेता है। अब तो तुमको इन्हीं बाहों में रहना है, क्योंकि अब तुमको अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। काव्या तो बस देव की आंखों में ही खो गई थी। देव मुस्कुराते हुए कहता है, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? अब तो तुम्हारा ही हूँ। काव्या भी मुस्कुराते हुए कहती है, आप बहुत अच्छे हैं देव सर। देव काव्या को अपनी बाहों से आजाद करते हुए कहता है, एक मिनट, तुमने क्या कहा अभी मुझे? देव सर, हम ऑफिस में खड़े हैं जो तुम मुझको सर बोल रही हो, और अब तो तुम मुझे सिर्फ देव कहने की आदत डाल लो। आपको किसने कहा कि मैं आपको देव बोलूंगी? बल्कि मैं तो आपको उसी नाम से बुलाऊंगी, मिस्टर अकड़ू। काव्या भी हंसते हुए कहती है। देव काव्या के पास आकर कहता है, बस ऐसे ही हंसते रहा करो, फिर चाहे तुम मुझे कुछ भी कहो। रानी साहिबा। रानी साहिबा, ये कौन है? देव इधर उधर देखकर कहता है, यहाँ हमारे सिवा तुमको और कोई दिख रहा है क्या? और मैं अपने आप को तो बोलूंगा नहीं, तो अब बची तुम, तो तुम हुई ना मेरी रानी साहिबा। देव फिर काव्या को अपनी बाहों में लेते हुए कहता है, अब जब इस दिल में तुम्हारा राज है तो तुम हुई ना इस दिल की रानी और मेरी रानी साहिबा।
काव्या देव के सीने से लग जाती है और देव उसको कसकर अपनी बाहों में भर लेता है, जैसे डर रहा हो कि कहीं काव्या उससे दूर न चली जाए। काव्या प्लीज अब कभी मुझसे दूर मत जाना, वरना मैं जी नहीं पाऊंगा। काव्या देव के सीने से लगे हुए ही कहती है, कभी नहीं जाऊंगी देव, अब आपको छोड़कर अब मैं कहीं भी नहीं जा पाऊंगी। फिर काव्या देव से अलग होकर कहती है, देव अब घर चलते हैं, सलोनी भी घर पहुंच गई होगी और मुझको घर पर ना पाकर चिंता करेगी। देव ठीक है, चलो मैं तुमको घर छोड़ देता हूँ। देव काव्या को अपनी गाड़ी से घर छोड़ने के लिए निकल जाता है। देव काव्या का हाथ कार के गियर पर रखता है और काव्या के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए गाड़ी चलाने लगता है। काव्या भी अपना सिर देव के कंधे पर रख देती है। देव गाड़ी में एफएम प्ले कर देता है और उसमें बजता गाना काव्या को एक सुकून दे रहा था। काव्या ने अभी भी देव के कंधे पर ही सिर रखा हुआ था। देव को अपने कंधे पर कुछ गीलापन महसूस होता है। देव एफएम बंद करता है और अपनी गाड़ी साइड में लगाकर काव्या की तरफ देखते हुए कहता है, काव्या क्या हुआ, तुम रो रही हो क्या? काव्या अपने आंसू साफ करते हुए कहती है, नहीं देव कुछ नहीं, ये तो खुशी के आंसू हैं, क्योंकि आज मुझे वो मिला है जिसकी मुझे कभी उम्मीद भी नहीं थी। आज मुझे आपका साथ मिला है, आपने मुझे अपनी जिंदगी में शामिल किया है। इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए क्या होगी। बस इसीलिए ही आंखें भी छलक गई। देव काव्या का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, चाहे खुशी हो या दुख हो, किसी भी सिचुएशन में मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं चाहिए। और अगर खुश हो तो हंसो, मुस्कुराओ, क्योंकि खुशियों में आंसू की कोई जगह नहीं होती और तुम्हारे आंसू तुमसे ज्यादा मुझे तकलीफ देते हैं। इतना कहकर देव काव्या का माथा चूम लेता है। काव्या अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद टपक कर नीचे गिर जाती है, मानो कह रही हो कि बस ये आखिरी बार है जो तुम्हारी आंखों से टपक रही हूँ। पर आंसू और काव्या का रिश्ता तो बहुत पुराना था, इतनी आसानी से कैसे छूट सकता था। देव फिर से गाड़ी चलाने लगता है और काव्या खिड़की खोलकर बाहर से आती हवाओं को अपने चेहरे पर महसूस करने लगती है। देव और काव्या के घर पहुंच जाते हैं, पर काव्या के घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी होती है। काव्या को समझ नहीं आता कि इस वक्त उसके घर कौन आ सकता है। काव्या, तुम्हारे घर कोई आने वाला था क्या आज? नहीं, मेरे यहाँ तो राधिका के अलावा कोई भी नहीं आता और राधिका के पास कार है नहीं, तो कौन हो सकता है इस वक्त? और अभी तो सलोनी भी घर पर अकेली होगी। काव्या घबराते हुए कहती है, काव्या घबराओ मत, चलो हम चलकर देखते हैं कौन है। देव काव्या को शांत करते हुए कहता है। देव और काव्या दोनों कार से उतरकर घर की ओर जाने लगते हैं कि तभी देव कार की नंबर प्लेट देखकर चौंक जाता है। काव्या, ये तो पापा की कार है। क्या? पर अंकल की कार, वो भी इस वक्त यहाँ? कहीं उनको हमारे बारे में पता तो नहीं चल गया? काव्या घबराते हुए कहती है। देव काव्या के कंधा पकड़ते हुए कहता है, क्यों, हमने कुछ गलत किया है क्या जो तुम डर रही हो, या सबके सामने मुझे अपनाने से तुमको डर लग रहा है? नहीं देव, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था जैसा तुम सोच रहे हो। पर कुछ नहीं काव्या, वैसे भी मैं आज माँ पापा को हम दोनों के बारे में बताने ही वाला था, तो अगर उनको खुद ही पता चल गया है तो ये तो और भी अच्छा है ना। फिर वो काव्या के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहता है, और तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब चलें? काव्या हाँ में सिर हिला देती है और दोनों अंदर चले जाते हैं। डर तो देव को भी लग रहा था, पर वो उसे काव्या के सामने जाहिर नहीं होने देना चाहता था, क्योंकि अगर वो काव्या के सामने अपना डर जाहिर कर देता तो काव्या तो पापा के सामने जा ही नहीं पाती। वो दोनों अंदर पहुंचते ही चौंक जाते हैं। उनको तो लगा था कि बस महेश जी ही काव्या के घर आए हुए हैं, पर यहाँ तो देव के पूरे परिवार के साथ राधिका भी पहुंची हुई थी। दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है कि तभी सलोनी काव्या के पास आकर कहती है, दी आप कहाँ थे अभी तक? मैंने आपको कितना फोन किया, पर आप मेरा फोन भी नहीं उठा रहे हो। हाँ काव्या, कहाँ थी तू? पता है तेरा कितना इंतजार किया मैंने रिजॉर्ट में, और तू आई नहीं। वो तो अच्छा हुआ विनोद आ गया, वरना तेरी वजह से तो मैं आज वहाँ बर्तन धो रही होती। और तुझे पता है आंटी अंकल कब से तेरा वेट कर रहे हैं, पर तेरा तो कुछ अता पता ही नहीं है। और देव तेरे साथ था तो तू फोन करके कम से कम हमको बता तो सकती थी, हमें पता है तेरी कितनी चिंता हो रही थी। राधिका एक शरारती मुस्कुराहट के साथ कहती है।
काव्या उसको खा जाने वाली नजरों से देखती है और देव को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि राधिका ऐसा क्यों कह रही है, जबकि उसको तो सब कुछ पता था कि काव्या मेरे साथ है और मैं उसको प्रपोज करने वाला हूँ। काव्या जल्दी से महेश जी और सरिता जी के पैर छूती है। दोनों उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं। फिर काव्या सरिता जी से कहती है, सॉरी आंटी, मेरी वजह से आपको इतना वेट करना पड़ा। आंटी आंटी कहने का हक आज तुम खो चुकी हो काव्या, सरिता जी कड़क अंदाज में कहती हैं। ये सुनकर काव्या चौंक जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पर क्यों आंटी, मेरे से कोई गलती हो गई है क्या? अगर कोई गलती हो गई है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कुछ गलतियों की कोई माफी नहीं होती काव्या, सरिता जी बिल्कुल सीरियस होकर कहती हैं। काव्या की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सरिता जी किस गलती की बात कर रही हैं। उसको लगता है कहीं उनको उसके और देव के बारे में तो पता नहीं चल गया और इसीलिए वो उससे नाराज है। वो अपने भीगी पलकों से देव को देखती है तो देव उसको रिलैक्स रहने का इशारा करता है और अपनी माँ से कहता है, माँ आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आखिर काव्या ने क्या गलती की है? कम से कम काव्या को बताइए तो सही। तू चुप रह देव, तुझे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, सरिता जी गुस्से से कहती हैं। सरिता जी को इस तरह गुस्से में देखकर तो अब देव को भी डर लग रहा था। काव्या की आंखों में आए आंसू अब उसकी आंखों से गिरने लगे थे। थोड़ी देर वहां सिर्फ खामोशी छा जाती है। फिर महेश जी सरिता जी के पास आकर कहते हैं, अब बस भी कीजिए सरिता जी, अब कितना परेशान करेंगी बच्चों को। फिर सरिता जी देव के पास जाकर उसका कान पकड़कर हंसते हुए कहती हैं, जब तक ये नालायक सबके सामने ये नहीं कह देता कि ये काव्या को प्यार करता है और उसको मेरी बहू बनाएगा। देव चौंकते हुए कहता है, क्या आपने अभी क्या कहा? काव्या बहू? मतलब आप सब पहले से जानती थी? पर कैसे? और ये सब क्या था फिर? अब सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। सरिता जी, तुझे क्या लगा था कि प्लान सिर्फ तू ही बना सकता है, हम नहीं? मुझे तो उस दिन ही पता चल गया था कि तू काव्या से प्यार करता है, जब तुझे अपनी चोट के दर्द की परवाह नहीं थी, बल्कि इस बात की खुशी थी कि अब काव्या खुश है। फिर मैंने राधिका से बात की तो उसने मुझको सब कुछ बता दिया और फिर हमने ये प्लान बनाया। राधिका, सॉरी जीजू, अब आंटी ने कहा तो मैं आंटी को मना भी नहीं कर सकती थी। देव सरिता जी के गले लगते हुए कहता है, थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच, आप वर्ल्ड की बेस्ट माँ हो। फिर सरिता जी काव्या के पास जाती हैं और काव्या के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, बेटा मैं हमेशा अपनी बहू के रूप में बेटी चाहती थी। जब पहली बार महेश जी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया तब से ही तुमसे मिलने की इच्छा होने लगी थी। फिर तुम उस दिन हमारे यहाँ पार्टी में आई, तुमको देखते ही लगा कि काश तुम्हारे जैसी कोई मेरी भी बेटी होती। फिर उस दिन तुमको पार्टी में देव को समझाते हुए देखा तो लगा जैसे तुम ही हो जो मेरे देव के लिए बनी हो। जब पिताजी तुमसे पहली बार मिले तो उन्होंने मुझे घर आकर कहा था कि देखना बहू, अब हमारे देव की जिंदगी में खुशियां आने वाली हैं। और ये बात सच भी हुई। तुम्हारे आने के बाद मेरा देव खुश रहने लगा, उसको अपना सपना वापस मिल गया, सब कुछ ठीक हो गया। तो अब बताओ बेटा, क्या तुम मेरे देव से शादी करोगी? मेरी बहू बनकर हमारे घर आओगी? काव्या की आंखें भीगी हुई थी, वो सिर हिलाकर हामी भर देती है। सरिता जी काव्या को गले लगा लेती हैं और अपने हाथ से कंगन उतारकर काव्या को पहना देती हैं। फिर महेश जी काव्या के सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, खुश रहो बेटा, तुमको अपने घर की बहू बनाना तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तुम तो साक्षात लक्ष्मी बनकर हमारे घर आओगी और चारों तरफ सिर्फ खुशियां ही खुशियां बिखेर दोगी। काव्या, नहीं अंकल, खुशनसीब तो मैं हूँ जो मुझे आप लोग परिवार के रूप में मिल रही हो। आप सबसे मैं जब से मिली हूँ तब से मुझे कभी भी माँ पापा की कमी महसूस नहीं हुई। महेश जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, अगर तुम हमको माँ पापा मानती हो तो अब से हमको अंकल आंटी नहीं बोलोगी, बल्कि देव की ही तरह माँ पापा कहोगी, क्योंकि जैसे हमारे लिए देव और विक्की हैं वैसे ही अब तुम भी हो। महेश जी की बात सुनकर काव्या मुस्कुरा देती है, फिर कुछ सोचते हुए कहती है, पापा आपने मुझे अभी बेटी होने का हक दिया है ना, तो क्या इस हक से मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? हाँ बिल्कुल बेटा, तुमको जो मांगना है तुम मांग सकती हो। मतलब मैं जो भी मांगूंगी आप उसके लिए मुझे मना नहीं करोगे ना पापा? बिल्कुल नहीं बेटा, तुम एक बार मांगो तो सही। ठीक है, आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर काव्या अपने रूम में चली जाती है, मगर वहाँ किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि काव्या क्या मांगने वाली है।
काव्या अपने रूम से एक फाइल लाकर महेश जी को देती है। महेश जी फाइल लेते हुए कहते हैं, ये क्या है बेटा? पापा आप इसे खोल कर देखिए और मुझे सिर्फ यही चाहिए। महेश जी फाइल खोलते हैं तो चौंक जाते हैं। ये काव्या के प्रोजेक्ट के पेपर थे जो उसने महेश जी के नाम कर दिया था। ये क्या है बेटा? ये तो तुम्हारा प्रोजेक्ट है और ये तुमने मेरे नाम क्यों कर दिया है? नहीं, मैं ये नहीं ले सकता और सॉरी बेटा, मैं तुम्हारी ये विश पूरी नहीं कर सकता। अगर तुमको कुछ और मांगना है तो तुम मांग सकती हो, पर ये मैं नहीं ले सकता। पापा प्लीज आप ऐसा मत कहिए। आपने अभी मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं जो भी मांगूंगी आप मुझे देंगे, तो मैं आपसे यही मांग रही हूँ कि आप ये प्रोजेक्ट अपने नाम से चलाएं। प्लीज पापा, ये मेरे पापा का सपना है और आपने अभी कहा ना कि मैं आपकी बेटी हूँ, तो प्लीज इसको ले लीजिए। पापा प्लीज। महेश जी कुछ बोलते उससे पहले देव अपने पापा के हाथ छूते हुए कहता है, पापा प्लीज आप रख लीजिए इसे, प्लीज पापा। देव को राधिका सब कुछ पहले ही बता चुकी थी कि काव्या के ताऊजी इस प्रॉपर्टी के पीछे पड़े हैं और इसके लिए वो काव्या को बहुत परेशान भी करते हैं। इसीलिए देव को भी यही सही लगा कि अगर ये प्रॉपर्टी उनके पास आ जाएगी तो काव्या के ताऊजी उसको परेशान भी नहीं करेंगे और जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो वापस काव्या और सलोनी के नाम कर देंगे। महेश जी ठीक है, अगर तुम दोनों यही चाहते हो तो। फिर देव माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए कहता है, वाह, मतलब बहू मिल गई तो आप दोनों तो अपने बेटे को ही भूल गए, मतलब बेटा बेटा ना रहा। सरिता जी देव के गाल पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहती हैं, क्यों तुझे जलन हो रही है? और मैं कब से देख रही हूँ तू मेरी बहू को घूरे जा रहा है। मेरी बहू को नजर लगाएगा क्या? देव जेब जाता है। मैं कहाँ घूर रहा हूँ काव्या को? मैं घर जा रहा हूँ, आप लोग भी जल्दी आ जाइएगा। देव बाहर चला जाता है और काव्या भी शर्मा जाती है। सरिता जी, अच्छा काव्या, अब हम लोग भी चलते हैं, काफी देर हो गई है, अब तुम भी आराम करो और अपना ध्यान रखना। काव्या, जी माँ, आप और पापा भी अपना ध्यान रखिएगा। महेश जी और सरिता जी भी चले जाते हैं। उनके जाते ही राधिका काव्या को जोर से गले लगाकर गोल गोल घुमाते हुए कहती है, काव्या काव्या, आज मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली तू और देव एक हो गए हो। काव्या राधिका से अलग होकर सोफे से कुशन उठाकर राधिका को मारते हुए कहती है, अच्छा तो तू आज बहुत खुश है? तू तो रिजॉर्ट में फंसी थी ना, तुझे तो बर्तन धोने पड़ते ना आज वहाँ मेरी वजह से। झूठी, तूने मुझे वहाँ झूठ बोलकर भेजा, तुझे तो आज मैं नहीं छोड़ूंगी। राधिका भी काव्या के ऊपर कुशन उठाकर फेंकते हुए कहती है, अच्छा, जैसे तुझको सब कुछ सच सच बता देती और तू भागते हुए वहाँ चली जाती ना। क्यों सलोनी, मैं ठीक कह रही हूँ या नहीं? काव्या पीछे देखते हुए कहती है, हाँ सलोनी तू ही बता। पर सलोनी पीछे नहीं थी, बल्कि वो तो पूरे हॉल में कहीं नहीं थी। राधिका, सलोनी कहाँ गई? पता नहीं, अभी तो यही थी, शायद अपने रूम में चली गई होगी। चल इसके रूम में चलकर देखते हैं, अब वो ही बताएगी कि हम में से कौन सही है। वो तो अभी पता चल जाएगा कि कौन सही था। काव्या राधिका को चिढ़ाते हुए कहती है। दोनों सलोनी के रूम में जाते हैं, पर सलोनी को देखकर दोनों डर जाते हैं क्योंकि सलोनी अपने रूम में बैठकर रो रही थी। काव्या जल्दी से सलोनी के पास जाकर कहती है, सलोनी क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? किसी ने कुछ कहा क्या तुझे? स्कूल में कुछ हुआ? तू बता ना क्या हुआ? सलोनी अब काव्या के गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। अब काव्या को डर लगने लगा था कि कहीं ताऊजी ने तो सलोनी को परेशान नहीं किया, या कहीं काव्या सलोनी के आंसू पोंछते हुए कहती है और डरते डरते सलोनी से पूछती है, सलोनी तू कहीं मेरे देव से शादी करने के फैसले की वजह से तो नहीं रो रही है? काव्या का दिल जोरों से धड़क रहा था कि अगर सलोनी के रोने की वजह यही निकली तो वो क्या करेगी। बहुत मुश्किल से तो उसके और देव के बीच की दूरी खत्म हुई थी, पर कहीं फिर उसको अलग होना पड़ा। तो ये सोचते ही काव्या की आंखें भर जाती हैं। सलोनी, नहीं दी, आप गलत सोच रहे हो, बल्कि आप दोनों की शादी के फैसले से तो मैं बहुत खुश हूँ। आपने मुझे हमेशा माँ और पापा दोनों का प्यार दिया। मुझे क्या चाहिए ये मेरे कहने से पहले मुझे दिया। मुझे कभी माँ पापा की कमी महसूस नहीं होने दी। अब वो सब खुशियाँ आपको मिल रही हैं तो मुझसे ज़्यादा खुश और कौन हो सकता है। ये सुनकर काव्या को एक सुकून मिलता है। काव्या, तो फिर तू रो क्यों रही है? सलोनी अपने सिरहाने से काव्या को कुछ पेपर्स निकालकर देती है। काव्या उन पेपर्स को देखकर चौंक जाती है कि ये पेपर्स सलोनी के पास कैसे आए। काव्या सलोनी के हाथ से वो पेपर्स छीनकर हड़बड़ाते हुए कहती है, ये पेपर्स कहाँ से मिले तुझे सलोनी? सलोनी,
कहीं से भी मिले हो दी, पर आपने तो मुझे नहीं बताया ना। आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई कि मुझे यूएस भेजने के लिए आप अपनी सेविंग्स, पापा की हम दोनों के लिए कराई एफडी, सब कुछ मेरे यूएस जाने के लिए दे दी। और तो और पापा का वो प्लॉट और ये घर जहाँ हम दोनों का बचपन गुजरा है, जहाँ मैं हर समय आपके पीछे पीछे घूमी हूँ, जहाँ से हमारी यादें जुड़ी हैं, वो घर आप बेच दोगे, वो भी सिर्फ मेरे यूएस जाने के लिए। राधिका दी, आपको भी तो सब कुछ पता था ना, और आपने भी इन सब में दी का ही साथ दिया। राधिका सलोनी के पास बैठते हुए उसको समझाते हुए कहती है, हाँ मुझे सब कुछ पता था सलोनी, पर काव्या ये सब तेरे भले के लिए ही तो कर रही है, क्योंकि तेरे सपने को पूरा करने के लिए ये सब करना जरूरी है। सलोनी रोते हुए कहती है, मुझे नहीं करना कोई सपना पूरा, मुझे नहीं जाना यूएस। अगर मेरे यूएस जाने की कीमत सब कुछ खत्म करना है तो मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं करना अपना कोई सपना पूरा। राधिका, तू समझ नहीं रही है सलोनी, ये सब काव्या तेरे लिए ही कर रही है, और अंकल की भी तो यही इच्छा थी ना कि तू डॉक्टर बने, और तू भी तो यही चाहती थी कि तू यूएस जाकर डॉक्टरेट की पढ़ाई करे। सलोनी, पर राधिका दी, चाहने से तो सब कुछ नहीं मिल जाता है ना, और मेरे सपने को पूरा करने के चक्कर में हम बर्बाद हो जाएंगे। दी ने जो इतनी मेहनत करके कमाया है वो सब खत्म हो जाएगा, और मैं दी पर सिर्फ एक बोझ बनकर रह जाऊंगी। इससे अच्छा तो ये होता कि मैं भी मम्मी पापा के साथ मर जाती, कम से कम मेरी वजह से काव्या दी को ये सब तो ना करना पड़ता। अब तक शांत बैठी काव्या ये सुनकर गुस्से से लाल हो जाती है, और सलोनी के गाल पर एक जोर का थप्पड़ लगाते हुए कहती है, क्या कहा तूने? तू मुझ पर बोझ बन जाएगी? हाँ सही कहा तूने, तू बोझ ही तो है मेरे ऊपर, तभी तुझे यहाँ से दूर भेज रही हूँ। मैं ही पागल थी जो तेरे डॉक्टर बनने के सपने को मैंने अपना सपना बना लिया था। मेरी ही गलती थी जो तुझे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया, तेरी हर बात मानी, पर तू तो बोझ है ना मेरे लिए। पर अब चाहे तू खुद को बोझ समझ या कुछ और, पर यूएस तो मैं तुझे भेज कर रहूंगी। काव्या गुस्से से कांपते हुए कहती है, और सलोनी के रूम का दरवाजा जोर से बंद करते हुए बाहर चली जाती है। राधिका और सलोनी कुछ नहीं कह पाते, क्योंकि काव्या का ये रूप उन्होंने भी पहली बार ही देखा था। काव्या ने आज पहली बार सलोनी पर हाथ उठाया था। काव्या अपने रूम में चली जाती है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है और वहीं बैठ जाती है। उसकी आंखों में रुके आंसू अब बरबस करके गिरने लगती हैं। वो अपने पापा की फोटो को सीने से लगाकर रोते हुए कहती है, पापा मैंने ऐसी क्या गलती कर दी, बस सलोनी का सपना ही तो पूरा करना चाहती थी मैं, और सलोनी ने आज इतनी बड़ी बात कह दी कि वो मुझ पर बोझ है, कि उसकी वजह से मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। बल्कि इतने सालों से तो मैं सिर्फ उसके लिए ही जी रही थी, मेरे से कहाँ गलती हो गई पापा। इतना कहते हुए काव्या फूट फूट कर रोने लगती है। राधिका और सलोनी काव्या के रूम के बाहर आकर दरवाजा जोर जोर से खटखटाते हुए कहते हैं, राधिका, काव्या दरवाजा खोल, तूने दरवाजा क्यों बंद किया है? सलोनी रोते हुए कहती है, दी प्लीज दरवाजा खोलो ना, सॉरी मैं आपसे ऐसा कुछ नहीं कहूँगी, मैं आपकी हर बात मानूंगी, मुझे माफ कर दो दी, प्लीज दरवाजा खोलो ना। पर काव्या दरवाजा नहीं खोल रही थी। आधा घंटा हो जाता है पर काव्या अभी भी दरवाजा नहीं खोलती। सलोनी राधिका के गले लगकर रोते हुए कहती है, दी आप बोलो ना काव्या दी को, मुझे माफ कर दी, मैं कभी ऐसा कुछ नहीं कहूँगी, उनकी सब बात मानूंगी, प्लीज दी आप बोलो ना सोना दी को। राधिका सलोनी को समझाते हुए कहती है, सलोनी तू संभाल खुद को, काव्या ठीक है, पहले तू रोना बंद कर और देखना थोड़ी देर में उसका गुस्सा शांत होगा तो वो खुद बाहर आ जाएगी। राधिका सलोनी से कह तो रही थी कि सब ठीक है, पर अब उसको भी डर लगने लगा था, क्योंकि अब अंदर से काव्या की कोई आवाज भी नहीं आ रही थी। पर वो अपना डर जाहिर करके सलोनी को और डराना नहीं चाहती थी। राधिका को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। फिर उसको देव का ध्यान आता है कि क्या पता काव्या देव की बात सुन ले। पर राधिका को देव को इतनी रात को परेशान करना भी ठीक नहीं लगता। पर धीरे धीरे समय निकल रहा था और काव्या अब भी अपने रूम से बाहर नहीं आई थी और सलोनी भी तब से सिर्फ रोई जा रही थी। अब राधिका को कोई रास्ता नहीं दिखता तो वो देव को फोन करके सब कुछ बता देती है। देव 10 मिनट में पहुंच रहा हूं बोलकर फोन रख देता है। थोड़ी देर में देव काव्या के घर पहुंच जाता है। सलोनी देव को देखकर रोते हुए कहती है, जीजू देखो ना, काव्या दी दरवाजा नहीं खोल रही है, ना मुझसे बात कर रही है, मैंने उनसे माफी भी मांगी पर वो फिर भी दरवाजा नहीं खोल रही हैं। देव सलोनी के आंसू पोंछते हुए कहता है, बस सलोनी अब बिल्कुल नहीं रोना है, मैं आ गया हूँ ना,
मैं सब ठीक कर दूंगा। इतना कहकर देव सलोनी को वहीं चेयर पर बैठा देता है। फिर देव राधिका के पास जाकर कहता है, राधिका हमारे जाने के बाद क्या हुआ मुझे अच्छे से सब बताओ। राधिका देव के जाने के बाद जो जो हुआ वो सब देव को बता देती है। देव, तुम नहीं जानते काव्या सलोनी से कितना प्यार करती है और सलोनी की सब बातों से आज वो बहुत हर्ट हुई है। पर इसमें सलोनी की भी कोई गलती नहीं है। वो तो बस अपनी दी के बारे में ही सोचकर बोल रही थी, पर शायद वो कुछ ज्यादा ही बोल गई। देव सब कुछ सुनकर कहता है, तुम चिंता मत करो राधिका, मैं कुछ करता हूँ, तुम सलोनी को संभालो। वो भी इस तरह रोएगी तो वो भी बीमार हो जाएगी। राधिका सलोनी के पास चली जाती है और देव काव्या के कमरे के अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगता है, क्योंकि काव्या अभी भी दरवाजा नहीं खोल रही थी। देव सब खिड़की वगैरह सब कुछ चेक कर चुका था, पर उसको कहीं से भी जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था कि तभी उसकी नजर बालकनी की साइड से खुले हुए दरवाजे पर पड़ती है। वो बालकनी से कूदकर काव्या के रूम में चला जाता है। काव्या अभी भी अपने पापा की फोटो को सीने से लगाए नीचे मुंह करके दरवाजे के पास ही बैठी थी। देव राहत की सांस लेता है कि काव्या ठीक है। देव धीरे धीरे काव्या के पास जाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरता है। काव्या चौंक कर अपना सिर ऊपर उठाती है तो देव को वहां देखकर हैरान हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू फिर गिरने लगते हैं और वो देव के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। देव काव्या का सिर सहलाते हुए कहता है, बस काव्या, अब कितना रोगी? क्या हुआ है जो तुम इतना रो रही हो? मुझे बताओ तो सही। काव्या देव से अलग होकर सिसकते हुए कहती है, देव, मैं एक अच्छी बहन नहीं हूँ। मैं बिल्कुल भी अच्छी बहन नहीं हूँ। शायद मेरे प्यार में ही कोई कमी रह गई होगी, तभी सलोनी ने आज मुझसे वो कहा जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। पता है, आज उसने मुझे कहा कि वो मेरे लिए बोझ बन गई है, उसको भी माँ पापा के साथ चले जाना चाहिए था। इतना कहकर काव्या फिर रोने लगती है। काव्या को इस तरह दर्द में देख देव की भी आंखें भर जाती हैं, पर वो काव्या को बोलने देना चाहता था, जिससे उसके अंदर का गुबार निकल जाए और वो शांत हो जाए। काव्या फिर बोलना शुरू करती है, देव, तुमको पता है, सलोनी सिर्फ 5 साल की थी जब माँ पापा हमें छोड़कर चले गए थे। वो हमेशा पूरे घर में मेरे पीछे पीछे ही घूमती रहती थी। मेरे माँ पापा की आखिरी निशानी है वो। मैं अभी तक सिर्फ सलोनी के लिए ही जीती थी, पर आज वो खुद को मुझ पर बोझ बता रही है। मैंने क्या गलत किया देव? मैं सिर्फ उसको अपना सपना पूरा करने के लिए यूएस ही तो भेजना चाह रही हूँ, और उसको लग रहा है कि वो मुझ पर बोझ है। क्या मेरा सब कुछ उसका नहीं है? मैं क्यों इतने सालों से मेहनत कर रही हूँ सिर्फ उसके लिए ही ना? तो वो ऐसा कैसे सोच सकती है कि वो मुझ पर बोझ है? काव्या बोलते बोलते फिर रोने लगती है। देव काव्या को ऊपर बेड पर बैठा देता है और खुद नीचे बैठकर काव्या का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहता है, काव्या, मैं मानता हूँ सलोनी ने गलत कहा, पर उसकी जगह तुम खुद को रखकर सोचो। अगर तुमको भी अचानक ये पता चलता कि कोई तुम्हारे लिए अपनी पूरी जिंदगी की कमाई तुम पर लगा रहा है और जिससे तुम बहुत प्यार भी करते हो, उसको कभी तकलीफ में नहीं देख सकते, तो तुमको भी तो खुद पर गुस्सा आता ना? तुम भी तो वैसे ही रिएक्ट करती जैसे सलोनी ने किया है। काव्या, सलोनी तुमसे बहुत प्यार करती है, तो वो ये कैसे देख सकती है कि जो उसकी दी ने इतनी मेहनत से कमाया है वो सब कुछ वो उस पर लगा देगी, जिसके बाद उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। काव्या, पर मैंने ये सब किसके लिए किया है? उसके अच्छे भविष्य के लिए ही तो किया है ना? देख, ये मैं और तुम समझ सकते हैं, पर वो अभी छोटी है, वो ये सब नहीं समझ सकती। उसको तो सिर्फ अपनी दी की तकलीफ दिखी और उसने वो सब कह दिया। वो भी बच्ची है काव्या, और तुम तो उससे भी बड़ी वाली बच्ची हो। कब से तुम्हारा दरवाजा खटखटा रहे हैं, पर तुम तो ठहरी जिद्दी, किसी की बात सुनती कहाँ हो? तुम्हारी वजह से चोरों की तरह बालकनी से कूद कर आ रहा हूँ। अगर थोड़ा भी पैर इधर उधर होता तो आज मेरा राम। काव्या देव के मुंह पर हाथ रख देती है और गुस्से से कहती है, अगर दोबारा ऐसा कुछ बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देव मुस्कुराते हुए कान पकड़ते हुए कहता है, अच्छा सॉरी, अच्छा बाहर चलो, राधिका और सलोनी दोनों बहुत परेशान हैं। देव काव्या को लेकर बाहर आ जाता है। काव्या को देखते ही सलोनी भागकर काव्या के गले लग जाती है और रोते हुए कहती है, सॉरी दी, मैं अब से ऐसा कुछ नहीं कहूँगी, बस आप मुझसे दूर मत जाना। मैं अब यूएस भी जाऊंगी और आपका और पापा का सपना भी पूरा करूंगी। बस प्लीज दी, आप खुद को तकलीफ मत देना। काव्या की आंखों में भी आंसू थे। वो सलोनी को
को अपने से अलग करके उसके उसी गाल को छूते हुए कहती है जिस पर उसने थप्पड़ मारा था। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए तुझे, तुझको बहुत जोर से लगा ना। सॉरी सलोनी, मुझे तुझ पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। सलोनी, नहीं दी, आपको तो मुझे एक और थप्पड़ लगाना चाहिए, मैंने भी तो अपनी बातों से आपको तकलीफ पहुंचाई ना। काव्या मुस्कुराते हुए कहती है, तू पागल है, तू तो मुझे कभी अनजाने में भी तकलीफ नहीं पहुंचा सकती, शायद मैं ही तुझे नहीं समझ पाई। इतना कहकर काव्या सलोनी को गले लगा लेती है। फिर राधिका काव्या के पास आकर कहती है, क्या बात है, मतलब मैं तुझको इतना समझाती हूँ तब तो तू मेरी बात एक बार में नहीं समझती, पर जीजू के एक बार समझाने से तू एकदम मान गई। ओ मैडम, ऐसे इतनी आसानी से मानी आपकी काव्या? बालकनी से कूद के गया हूँ तब मानी है ये। तुम भी बालकनी से कूद कर जाओ, तुम्हारी भी बात मान लेंगी। अच्छा, तो मेरी काव्या आपकी कुछ नहीं है? राधिका देव को छेड़ते हुए कहती है। देव काव्या को प्यार से देखते हुए कहता है, अरे काव्या तो आपके लिए है साली साहिबा, हमारे लिए तो हमारी रानी साहिबा है। काव्या शर्मा जाती है और राधिका और सलोनी हंसने लगते हैं। फिर राधिका काव्या के पास जाकर उसको छेड़ते हुए कहती है, अब आपके देव तो यहाँ हैं तो हम चलते हैं, अब हमारी क्या जरूरत। काव्या, कैसी बात कर रही है राधिका, और सॉरी यार, मेरी वजह से तुझे इतना परेशान होना पड़ा। राधिका सिर्फ मुस्कुरा देती है और काव्या के हाथ पर हाथ रखते हुए कहती है, तो अपना ध्यान रख और ज्यादा मत सोचना, मैं अब चलती हूँ, कल मिलते हैं। देव, पर राधिका अभी तो तुमको ऑटो भी नहीं मिलेगा तो तुम कैसे जाओगी? मैं तुमको तुम्हारे घर छोड़ दूंगा और फिर अपने घर चला जाऊंगा। राधिका मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक यू जीजू, आप अपनी रानी साहिबा के पास रहिए, हम तो चले ही जाएंगे, और अब चिंता मत कीजिए, मेरे पास स्कूटी है, मैं चली जाऊंगी। राधिका चली जाती है। काव्या राधिका को घर पहुंचकर फोन करने को कहती है और सलोनी राधिका को नीचे तक छोड़ने चली जाती है। काव्या अभी भी उदास थी। देव काव्या के पास जाकर उसको अपनी बाहों में लेते हुए कहता है, क्या हुआ काव्या, अभी भी क्यों इतनी परेशान हो? अब तो सब ठीक है ना, तो मेरी रानी साहिबा उदास क्यों है? काव्या देव के सीने पर सिर रखते हुए कहती है, देव, मैंने आप सबको कितना परेशान किया ना, मेरी वजह से आपको इतनी रात को यहाँ आना पड़ा। राधिका और सलोनी भी कितना परेशान हो गए। देव काव्या को अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहता है, हाँ, परेशान तो आपने किया है मुझे रानी साहिबा, और इसकी आपको सजा भी मिलेगी, और आपकी सजा ये है कि कल आपको कहीं चलना है मेरे साथ। काव्या देव से अलग होकर कहती है, जाना है, पर कहाँ देव? देव, वो तो कल ही पता चलेगा, कल सुबह मैं आपको लेने आऊंगा, भरोसा तो है ना मुझ पर आपको? काव्या देव की आंखों में देखते हुए कहती है, खुद से भी ज्यादा। देव काव्या का माथा चूम लेता है और काव्या के सिर से अपना सिर जोड़ते हुए कहता है, तो फिर सुबह तैयार रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा रानी साहिबा, क्योंकि आपकी तकलीफ से आपसे ज्यादा हमें तकलीफ होती है, क्योंकि बहुत प्यार करते हैं हम आपको और आपको तकलीफ में नहीं देख पाएंगे। अच्छा, अब चलता हूँ, माँ को बिना बताए आया हूँ, माँ चिंता कर रही होगी, कल सुबह तैयार रहिएगा, ज्यादा इंतजार मत कराइएगा रानी साहिबा। काव्या मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला देती है। देव भी अपने घर चला जाता है। काव्या अपने रूम में अपना बेड ठीक कर रही थी कि तभी उसके रूम में सलोनी आ जाती है। क्या हुआ सलोनी, तो अभी तक सोई नहीं? दी, नींद नहीं आ रही है, क्या आज मैं आपके साथ सो सकती हूँ? क्यों नहीं, बिल्कुल सो सकती हो, और ये भी कोई पूछने की बात है? सलोनी काव्या की गोद में सिर रखकर लेट जाती है और काव्या से कहती है, दी, आज वही लोरी सुनाओ ना जो माँ बचपन में सुनाती थी। काव्या मुस्कुराते हुए सलोनी की आंखें बंद करती है और लोरी गाना शुरू करती है। लोरी सुनते सुनते सलोनी सो जाती है और काव्या को भी नींद आ जाती है। अगली सुबह काव्या की आंख तब खुलती है जब सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ती हैं। काव्या उठकर सलोनी को देखती है, पर सलोनी रूम में नहीं होती। काव्या को कल की बात याद आती है और वो घबरा जाती है कि कहीं सलोनी कहीं चली तो नहीं गई। वो दौड़कर नीचे जाती है तो सलोनी किचन में कुछ कर रही थी। काव्या राहत की सांस लेती है और सलोनी के पास जाकर कहती है, सलोनी, तू ये सुबह सुबह क्या कर रही है, और तू अभी तक स्कूल के लिए तैयार क्यों नहीं हुई? दी, आप हमेशा मेरे लिए पोहे बनाते हो ना, तो आज मैंने भी आपके लिए पोहे बनाए हैं, आप प्लीज खाकर बताना ना कि ये कैसे बने हैं, और मैं बस अब जा ही रही हूँ स्कूल के लिए रेडी होने।
काव्या सलोनी के गाल खींचते हुए कहती है, थैंक यू मेरी दादी अम्मा, और मैं इसे खा लूंगी, और मुझे ये भी पता है कि ये बहुत टेस्टी होंगे। अब तू जाकर पहले तैयार हो जा वरना लेट हो जाएगी। सलोनी तैयार होकर जल्दी जल्दी नाश्ता करती है और स्कूल के लिए चली जाती है। काव्या भी नाश्ता करके तैयार होने चली जाती है क्योंकि उसको भी देव लेने आने वाला था। काव्या तैयार होकर नीचे आती है कि तभी डोरबेल बजती है। काव्या समझ जाती है कि देव ही होगा। वो जल्दी जल्दी दरवाजा खोलती है तो देव सामने ही खड़ा होता है। गुड मॉर्निंग रानी साहिबा, क्या बात, पहली बेल पर ही दरवाजा खोल दिया? मेरा ही इंतजार कर रही थी ना? काव्या अंदर आते हुए कहती है, बिल्कुल भी नहीं, वो तो मैं बस हाँ, वो तो तुम बस मौसम देख रही थी ना बाहर। और ये क्या, अब तक तैयार भी नहीं हुई हो? हम वैसे भी लेट हैं। नहीं देव, देखो मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, तुम ही बातों में टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुम ये पहन कर जाओगी? तुम बहुत बोरिंग हो यार। फिर देव काव्या का हाथ पकड़कर उसके रूम में ले जाते हुए कहता है, आज इतना स्पेशल डे है और तुम इतने बोरिंग से कपड़े पहन रही हो। तुम मुझे अपना अलमीरा दिखाओ, आज मैं बताऊंगा कि तुम क्या पहनोगी। काव्या गुस्से से कहती है, ये गलत है देव, आप मुझे बोरिंग नहीं कह सकते, और अगर इतनी ही दिक्कत है मेरे कपड़ों से तो मुझे कहीं नहीं जाना। देव काव्या के गाल खींचते हुए कहता है, हाय, गुस्से में तो और भी क्यूट लगती है मेरी रानी साहिबा। देव की इस हरकत पर काव्या को हंसी आ जाती है। देव, वाह, बस यही तो चाहिए तुम्हारे चेहरे पर। फिर देव काव्या की अलमीरा से एक प्लेन ब्लू कलर की साड़ी निकालकर काव्या को देते हुए कहता है, हाँ, तुम आज ये पहनोगी और तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं और मैं तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहा हूँ। काव्या जब तक कुछ कह पाती तब तक देव उसके रूम से चला गया था। अब काव्या को ना चाहते हुए भी साड़ी पहननी पड़ती है। काव्या साड़ी पहनकर नीचे आ जाती है तो देव काव्या को देखता रह जाता है और उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहता है, हाय रानी साहिबा, आज तो आप मार ही डालोगी। ब्लू साड़ी, हाफ टाई किए हुए बाल, मेकअप के नाम पर सिर्फ उसकी बड़ी बड़ी आंखों में काजल जो काव्या की आंखों को और खूबसूरत बना रहा था, उसके हल्के गुलाबी होठ जिस पर कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं थी। काव्या अपनी साड़ी संभालते हुए देव के पास पहुंचती है और देव को छेड़ते हुए कहती है, तो मिस्टर देव मल्होत्रा, अब तो ठीक है ना, या अब भी बोरिंग लग रही हूँ? देव काव्या को अपने करीब खींचते हुए कहता है, बोरिंग और मेरी रानी साहिबा, बिल्कुल भी नहीं। अरे, आप तो हर कपड़ों में जान ले लेती हो और जिसका दिल इतना सुंदर है वो तो कुछ भी पहने कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो जान हो हमारी, आपको हम कहाँ कुछ कह सकते हैं। काव्या भी देव के गले में अपने दोनों हाथ डालते हुए कहती है, अच्छा जी, मस्का लगाना तो कोई आपसे सीखे। अभी तो आपको बहुत देर हो रही थी, मुझे 10 मिनट का अल्टीमेटम देकर आए थे आप, और अब आपको देर नहीं हो रही है। अब जब आप इतना खूबसूरत लगोगी तो कैसे मुझे कुछ याद रहेगा रानी साहिबा। पर आज का दिन बहुत स्पेशल है और आज टाइम पर पहुंचना बहुत जरूरी है। फिर देव काव्या को अपना हाथ देते हुए कहता है, तो चले रानी साहिबा, एक नया सफर आपका इंतजार कर रहा है। काव्या अपना हाथ देव के हाथ में देते हुए कहती है, कैसा सफर देव? वो तो आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा रानी साहिबा, कहकर देव मुस्कुरा देता है। फिर दोनों अपनी मंजिल की तरफ निकल जाते हैं। देव काव्या का हाथ गियर पर रखता है और काव्या के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए गाड़ी चलाने लगता है। काव्या देव की इस हरकत पर मुस्कुरा देती है। काव्या, देव आपसे एक बात पूछूं? देव, एक क्या दो पूछो। काव्या, आप जब भी गाड़ी चलाते हो तो मेरा हाथ क्यों पकड़ लेते हो? मैं कहीं भाग थोड़ी ना रही हूँ। देव, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मैं तो हमेशा इसी तरह तुम्हारा हाथ पकड़कर गाड़ी चलाना चाहता हूँ, तुमको महसूस करना चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ हो। काव्या, और अगर किसी दिन ये हाथ छूट गया तो? देव कुछ नहीं कहता, बस काव्या की ये बात सुनकर उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। काव्या देव को देखकर समझ जाती है कि शायद वो कुछ ज्यादा ही बोल गई। थोड़ी देर गाड़ी में सिर्फ खामोशी छाई रहती है। काव्या अपने एक हाथ से कान पकड़कर मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहती है, सॉरी देव, गलती से मेरे मुंह से निकल गया। सॉरी ना देव, प्लीज मुझसे बात करो ना। अच्छा, डांट लो मुझे, पर ऐसे शांत मत रहो प्लीज। तुम कहो तो दोनों हाथ कान पर रखकर सॉरी बोलूं, पर मैंने अगर अपना हाथ छुटाया तो तुम गुस्सा हो जाओगे, तो प्लीज एक हाथ से ही मान जाओ ना प्लीज।
काव्या की इस हरकत पर देव हंसे बिना नहीं रह पाता और काव्या का हाथ अपने कान से हटाते हुए कहता है, तुम कभी कभी बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करती हो, पर अगर आज के बाद मुझसे दूर जाने के बारे में सोचा भी ना तो मैं पता नहीं क्या कर गुजरूंगा। काव्या देव के कंधे पर सिर रखते हुए कहती है, सॉरी, अब मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगी। अच्छा, आपसे एक वादा मांग सकती हूँ? देव, मैं हमेशा, चाहे वो अभी हो या शादी के बाद हो या जब मैं बूढ़ी हो जाऊं तब हो, मैं हमेशा ऐसे ही आपके कंधे पर सिर रखकर जीना चाहती हूँ। आप मेरी ये जगह किसी को नहीं दोगे, आप देंगे ना मुझे ये वादा? देव, मैं वादा करता हूँ तुम्हारी ये जगह किसी को नहीं दूंगा, और ये जगह ही क्या, मेरी तो पूरी जिंदगी ही तुम्हारी है। अब तो सिर्फ तुम्हारे साथ जीना है और तुम्हारे साथ ही मर जाना है, और इस बीच में तो कोई समय ही नहीं बचता जो मैं किसी और को ये जगह दूंगा। इतना कहकर देव मुस्कुरा देता है। फिर देव गाड़ी रोकते हुए कहता है, और अब तो हमारी मंजिल भी आ गई है। कहाँ? देव सामने की तरफ इशारा करते हुए कहता है, वहाँ। काव्या वो जगह देखकर चौंक जाती है। आज की कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी की कहानी आपको मिलेगी भाग नंबर 20 में। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।